मैग्नेटिज्म आप लोग जानते हैं, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इन सभी चैप्टर में ऑलमोस्ट आप इनकी जो कंसेप्चुअल बातें हैं वो 30 से 40% आप सीख चुके हो। बस आपको ऐसा, हाँ ये ऐसा यहाँ पर भी होता है, ऐसा यहाँ पर भी होता है, ऐसा यहाँ पर भी होता है। कम से कम 30 से 40% आप इन चैप्टरों की बातें कर चुके हो। रियलिटी बताऊं तो मैं आपको इस बात को समझा पर, बट हमको क्या करना है, इसको टच करना है कि भी हाँ ऐसा वो सब ठीक। क्या चीज? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से हम एक चीज रिलेट करते हैं, क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तब वो अपन ने मैग्नेट के पास देखी होती है। तो कहानी को बड़ा कट शॉर्ट करके काम की कहानी सुनाता हूँ। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या समझा। आप ये समझे कि आपके पास एक वायर है, वायर के अंदर आपका कुछ करंट बह रहा है, कुछ ऐसे आई। अब किसी वायर में करंट बहता आई, तो जो वायर न्यूट्रल होता है या चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। वायर चार्ज नहीं होता। जिस वायर को आप जोड़ते हो बैटरी से, जिस वायर को आप जोड़ते हो बैटरी से, वो हमारा न्यूट्रल होता है। बट उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और इसी वजह से वो रोटेट होते रहते हैं। वायर जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ले रहा था, वो क्या चार्ज था? बिल्कुल नहीं था, न्यूट्रल था। क्या उसमें फ्री थे? इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से वो घूमते रहते थे, एंड दे एक्ट लाइक अ चार्ज कैरियर्स। अगर कोई पूछ ले आपसे पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट न्यूट्रल है चार्ज है, तो न्यूट्रल है। इसमें टोटल कोई भी टोटल चार्ज नहीं है। अब अब दूसरी बात कर लेते हैं बैटरी की। बैटरी क्या करती है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का काम करती है। मतलब वो जो कंडक्टर है, वो क्या है कि भाई एक जगह से एनर्जी को लेके जा रहे हैं और दूसरी जगह छोड़ रहे हैं, एक जगह से लेके जा रहे हैं दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। इधर से एनर्जी ले रहे हैं उधर से छोड़ रहे हैं, इधर से एनर्जी ले रहे हैं उससे छोड़ रहे हैं। क्या? अपन उस बात को छोड़ें, इस बात को समझें कि आपका जो भी वायर है न्यूट्रल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखो, ठीक है। इस पे बोला इसने फोर्स लगा, नहीं लगा। क्यों? क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने लॉजिक लगाया, नहीं भी लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अब ये वायर जो है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो कोई भी चार्ज क्यू को फोर्स लगना नहीं चाहिए। ठीक है, हम खुश थे। अब क्या हुआ, हमने गलती से एक दिन इसको कुछ एक भी वेलोसिटी प्रोवाइड करा दी। अब जो ये चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से ऐसे घूम गया। मतलब अब हमारा दिमाग घुमा कि भाई देखो, जब ये रखा हुआ था तब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, बट जैसे मैंने इसको v वेलोसिटी दी, ये डेविएट हो गया। मतलब अब हमारा दिमाग में आया कि भाई देखो, जब हमारा ये वायर न्यूट्रल था तब तो फोर्स नहीं लग रहा था, जैसे ही मैंने इसको v वेलोसिटी दी, ये डेविएट हो गया। और बिना फोर्स के डेविएट होना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इसका मतलब करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी कोई नई फील्ड जनरेट करता है, और जो कि मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो रेस्ट पे भी लगती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो रेस्ट पे भी लगती, बट ये रेस्ट पे नहीं लगी। इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर को एक नई टाइप की फील्ड जनरेट करता है जो मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगाती है। अब हमें नहीं पता ये क्या फील्ड थी, बहुत रिसर्च करी, फिर कभी कभार गलती से आसपास इसकी एक मैग्नेटिक नीडल ला के रखी, मैग्नेटिक नीडल, और वो डिवेट हुई, और हमने देखा कि ये वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड है जैसी मैग्नेट के पास होती है। तो पता पड़ा वास्तविकता में एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड।
and that give force to the moving charges. Experimental observation है. Got my point? समझ आ गया ना? मतलब अगर अपन कहानी की बात करें बेसिक कहानी से, मतलब आपने ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था क्लास 10 के अंदर आपने पढ़ा हो, मतलब एक करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल ले जाओ तो मैग्नेटिक नीडल डिविएट होती है, वही कहानी है ये. उसी को आसान करके मैंने आपको सुनाई है ताकि आपको फील आए. मतलब एक करंट कैरिंग वायर के पास अगर एक चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज अगर रेस्ट पर है तो कोई भी फोर्स नहीं लगा क्योंकि वायर क्या थी, हमारी न्यूट्रल थी. अब जब चार्ज क्यू को मैंने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दी तो क्या हो गया, जो चार्ज क्यू है वो कुछ ना कुछ डिविएट होने लग गया. मतलब एक करंट कैरिंग वायर एक अलग टाइप की फील्ड जनरेट करता है और बाद में पता पड़ा ये फील्ड वैसी ही है जैसी हमारी मैग्नेट्स के पास होती है. अब हमने एक बात लिखी कि एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड फोर्स टू मूविंग चार्जेस. इस कहानी के हमारे दो हिस्से हैं, मतलब चैप्टर के मेनली दो हिस्से हैं. चैप्टर के मेनली दो हिस्से हैं भाई. ये सबसे पहले तो बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, एक हिस्सा. अब मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, इस हिस्से को पढ़ने के दो लॉ हैं. फर्स्ट बायोट-सेवर्ट्स लॉ और एम्पियर-सर्कुलर लॉ. एक तो बायोट है और दूसरा है हमारा एम्पियर-सर्कुलर लॉ. जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे अलग अलग अरेंजमेंट से तो हम आएंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, जो कि आएगा क्यूवी क्रॉस पी. अब जब दौड़ते वायर में फोर्स लगता है तो करंट कैरिंग वायर में भी चार्ज दौड़ता है, बिल्कुल दौड़ता है. तो करंट कैरिंग वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा तो टॉर्क भी आएगा, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बनेगा. तो ये इस चैप्टर की कहानी है. दैट इज व्हाट वी स्टडी इन मैग्नेटिज्म. मतलब फील आगे क्या क्या पढ़ेंगे अपन. तो चलो आप अपनी पहली हेडिंग डालो बायोट-सेवर्ट लॉ. पहले बताइए क्या फील आ गई, चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा. तो चलो बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है अगर मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर है आई, इसका एक मैं छोटा सा एलिमेंट ले लूं डी एल. कितना ले लो, डी एल. और अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट दैट इज डीएल की वजह से आर वेक्टर दूरी पर किसी मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, निकालनी है. क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. तो चलो अच्छा, चलो पहले मुझे एक बेसिक सी बात बताओ. मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, स्केलर है. मतलब क्या ये वो ही दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी टेस्ला होती है और इसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं. और वेबर बेसिकली जो यूनिट होती है वो फ्लक्स की यूनिट होती है और जो फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, बी डॉट ए. वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इसकी यूनिट जो होती है वो गोस भी होती है. 1 टेस्ला विल बी इक्वल टू 10 की पावर 4 गोस. चलो खैर हम वापस आते हैं. हमारा एक करंट कैरिंग वायर है जिसके एक छोटा सा एलिमेंट मैंने डीएल ले लिया है. इस डीएल एलिमेंट से मुझे आर डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है. तो लो कहता है डीबी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा will be equal to mu naught I divided by 4 pi dl vector cross r vector अपॉन में r वेक्टर का क्यूब, मोड ऑफ r वेक्टर का क्यूब. अब क्या लो है सुने, अगर dl वायर की वजह से r वेक्टर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो dl की डायरेक्शन पहली बात किधर होती है, करंट के अलोंग होती है. dl वेक्टर इज अलोंग करंट. मतलब आर वेक्टर का हेड कहाँ होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो. अब और एक बात और समझो कि जो मैग्नेटिज्म है इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब इसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगी और क्रॉस प्रोडक्ट में हाथ चलना आना बिल्कुल चाहिए. डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करो किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड. चलो थोड़ा सा हाथ चलाओ, अंदर या बाहर,
अंदर है बाहर, डीएल क्रॉस आर, ये फॉर्मूला है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी हमारी, अंदर की तरफ। चलो अब ये इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dB वेक्टर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन में 4 पाई r का स्क्वायर। अब ये जो sin थीटा इज द एंगल बिटवीन द dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल। अब ऐसे भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब लो है एज इट इज याद होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम लो है, बिल्कुल एज इट इज याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बात करते हैं अब अपनी डायरेक्शन के ऊपर। यहाँ पर हमारा करंट है आई, और मुझे इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। बताओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, बताओ। करंट अंदर है, करंट अंदर है, तो चलो डीएल क्रॉस आर, तो किधर होगा, किधर होगा ना, हाथ चलाना चाहिए, ये होगा बी वेक्टर। कुछ इस तरीके से मान लो करंट है बाहर और मैग्नेटिक फील्ड मुझे इधर निकालनी है, इस वाले पॉइंट पर। जल्दी बोलो किधर, क्या, डीएल क्रॉस आर। अरे हाथ चलाओ यार, किधर होगा, डीएल क्रॉस आर, साउथ की तरफ चला गया। और बोलो अभी किधर होगा, ये बोलो, ये बोलो, बाहर। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये सीखना पड़ेगा स्टेट वायर की वजह से करंट, रिंग की वजह से करंट, सोलेनॉइड की वजह से करंट, टोरॉइड की वजह से करंट। मतलब ध्यान करें, ऐसी बात अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ी थी, कुछ कुछ वैसे ही बातें होंगी हमारी वहां पे। मतलब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। मतलब अब कुछ कुछ बातें हम ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी करेंगे।